Good afternoon, all of you. गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये एमएससी प्रीवियस जूलॉजी के पेपर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी से हमने लिया है और आज का टॉपिक बिहेवियर इकोलॉजी से संबंधित है। तो टॉपिक पर आने से पहले हम लोग बिहेवियर इकोलॉजी क्या है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या है बिहेवियर इकोलॉजी? इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑर्गेनिजम्स बिहेवियर एंड एनवायरमेंट। क्या होता है कि एनिमल जिस एनवायरमेंट में रहता है वह एनवायरमेंट चेंजिंग है, लगातार परिवर्तनशील है। तो उस चेंजिंग एनवायरमेंट में एनिमल विभिन्न प्रकार के बिहेवियर एक्सप्रेस करता है, व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो उस एनिमल के बिहेवियर और एनवायरमेंट के बीच जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, उनकी स्टडी को हम बिहेवियर इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ऐसा कहें बिहेवियर इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज रिलेटेड विथ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप between an organism's behavior and its environment। अब बात आती है कि आखिर एनिमल उस एनवायरमेंट में ये अलग अलग प्रकार के बिहेवियर एक्सप्रेस करता ही क्यों है? तो हम ऐसा समझते हैं कि एनिमल उस चेंजिंग एनवायरमेंट में या जिस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में रहता है तो इस बिहेवियर के द्वारा, इस स्पेशियल बिहेवियर के एक्सप्रेशन के द्वारा ये उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट के लिए एडप्टेड हो जाता है, अनुकूलित हो जाता है। तो बेसिकली हम कंक्लूड रूप में कहें तो ये जो बिहेवियर एक एनिमल के द्वारा अपने पर्टिकुलर एनवायरमेंट में एक्सप्रेस किए जाते हैं, ये उस एनिमल को उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में सरवाइव करने के लिए एडप्ट कर देते हैं, अनुकूलित कर देते हैं। तीसरी बात जो हम डिस्कस अब करेंगे कि जो बिहेवियर इकोलॉजी है वो केंद्रित है ऑर्गेनिज्म की उन 3 प्रॉब्लम्स पर जो एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट में फेस करता है। तो 3 प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिसे एक ऑर्गेनिज्म या एनिमल अपने उस एनवायरमेंट में फेस करता है और उन्हीं 3 प्रॉब्लम्स पर बिहेवियर इकोलॉजी सेंटर्ड है, केंद्रित है। तो क्या क्या समस्याएं हैं? पहली समस्या है फीडिंग की, भोजन लेने की। दूसरी प्रॉब्लम है अपना जो प्रीडेटर है, अपने शत्रु से सुरक्षा की। और तीसरा है रिप्रोडक्शन की। तो ये 3 प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो एक एनिमल अपने पर्टिकुलर एनवायरमेंट में फेस करता है और इन एनवायरमेंट में ये जो चेंजेस आए और ये जो प्रॉब्लम वो एनिमल फेस कर रहा है, उन प्रॉब्लम्स
के सॉल्यूशन के लिए एनिमल बिहेवियर इकोलॉजी या विशेष प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करता है। तो इसी बिहेवियर इकोलॉजी से एक टॉपिक हम आज ले रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है अल्ट्रुइज्म। अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में इसे डिफाइन करना चाहूं तो इसे हम सेल्फिशनेस कहेंगे। अब क्या है ये बिहेवियर, कौन से एनिमल्स इस बिहेवियर को प्रदर्शित करेंगे और क्या प्रॉफिट होगा इस व्यवहार को प्रदर्शित करने से। तो कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से आज हम अल्ट्रुइज्म बिहेवियर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्या है कि कोई एनिमल है, वो एक ऐसा व्यवहार या बिहेवियर एक्सप्रेस करता है जिससे जो दूसरे एनिमल्स हैं उन्हें बेनिफिट होता है, जबकि उस एनिमल को जिसने ये व्यवहार प्रदर्शित किया है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी या उसे इससे नुकसान होगा। ऐसे विशिष्ट व्यवहार को हमने अल्ट्रुइज्म नाम दिया है। तो क्या है यहां पर कि एक एनिमल ने एक स्पेशियल बिहेवियर एक्सप्रेस किया और उस स्पेशियल बिहेवियर के कारण दूसरे जो एनिमल्स हैं उन्हें तो बेनिफिट या प्रॉफिट हुआ, जबकि उस एनिमल को जिसने ये स्पेशियल बिहेवियर एक्सप्रेस किया है उसे नुकसान हुआ। तो इसे हमने अल्ट्रुइज्म नाम दिया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि वो एनिमल्स कौन से हैं जिन्हें या जिनके द्वारा ये स्पेशियल बिहेवियर अल्ट्रुइज्म एक्सप्रेस किया जाता है। तो जनरली सामान्य रूप से हम बात करें तो अल्ट्रुइज्म बिहेवियर एक्सप्रेस किया जाता है उन एनिमल्स के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर रखते हैं या उनमें सामाजिक संगठन जटिल प्रकार का होता है। तो जिनमें भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है या कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर में जो एनिमल्स रहते हैं वो ये बिहेवियर एक्सप्रेस करते हैं। तो मैं अब 3 एग्जाम्पल लूंगा ताकि हम अल्ट्रुइज्म को इजीली समझ पाएं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है वैम्पायर बैट्स का। ये चमगादड़ की प्रजाति है। तो जो वैम्पायर बैट्स हैं ये ब्लड पर फीड करती हैं, ब्लड को अपने फूड के रूप में यूज में लेती हैं। और वैम्पायर बैट्स अगर 70 आवर्स 70 घंटों तक अगर इन्हें ब्लड नहीं मिलता है तो इनकी डेथ तक हो जाती है। यानी विदिन 70 आवर्स इन्हें अपने भोजन के रूप में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। तो वैम्पायर बैट्स जो हैं उसके एग्जाम्पल से हम अल्ट्रुइज्म को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखा गया वैज्ञानिकों के द्वारा कि जो वैम्पायर बैट्स हैं वो ब्लड को सक करती हैं और कई बार वैज्ञानिकों ने देखा कि वो उस ब्लड को अपने ग्रुप की जो दूसरी बैट्स हैं उनको ट्रांसफर कर देती है, उन्हें अवेलेबल करवा देती है। और ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है, जब उन्हें दोबारा ब्लड नहीं मिलता फीडिंग के लिए तो उनकी डेथ तक हो जाती है। तो यहां पर वैम्पायर बैट ने जो ब्लड फीडिंग के रूप में भोजन के रूप में काम में लिया, उस ब्लड को शेयर किया अपने ग्रुप की दूसरी बैट्स के साथ और उनके सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाया, जबकि उनके खुद के सर्वाइवल के चांसेस इससे घट गए। तो
तो वैम्पायर बैट्स एल्टुरिज्म बिहेवियर को प्रदर्शित करती है। सेकंड जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं वो वर्वेट मंकी का है। मंकी का ये जो ट्रुप है इसमें फीमेल मंकी लीडर के रूप में होती है और वो उस ट्रुप के आगे चलती हैं और ग्रुप के बाकी मेंबर्स उसको फॉलो करते हैं। जब भी कोई डेंजर या कोई प्रेडेटर का खतरा रहता है तो उस केस में जो वर्वेट मंकी की जो लीडर है फीमेल, वो एक अलार्मिंग साउंड जनरेट करती है और उसके कारण क्या होता है कि ट्रुप के बाकी मेंबर्स सचेत हो जाते हैं और प्रीडेटर का पूरा ध्यान उस अलार्मिंग कॉल के कारण उस फीमेल लीडर पर सेंटर्ड हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो अलार्मिंग कॉल जनरेट हुई उससे उस लीडर को तो नुकसान हुआ, लेकिन उसका जो ट्रुप था, जो बाकी मेंबर्स थे, वो उस प्रीडेटर से जो खतरा उन्हें होने वाला था उससे प्रोटेक्ट हो गए। तो वर्वेट मंकी भी एल्टुरिज्म बिहेवियर एक्सप्रेस करते हैं। तीसरा जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं सोशल इंसेक्ट हनी बी का। हनी बी में हाइव्स छत्ता होता है, उसमें क्वीन है, ड्रोन है और वर्कर्स, 3 प्रकार के मेंबर्स हैं। तो उनमें जो वर्कर्स हैं वो स्टराइल है, बंधी हैं, जनन नहीं कर सकते, अंडे उत्पन्न नहीं कर सकती। वो है तो फीमेल लेकिन वो हाइव की केयरिंग करती है, देखभाल करती है, नेक्टर लेके आती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। इस तरह के कई काम उन वर्कर्स के द्वारा किए जाते हैं। तो वर्कर्स ने सैक्रिफाइस किया अपने रिप्रोडक्शन को उस हाइव्स की देखभाल के लिए, भोजन इकट्ठा करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। तो जो हनी बीज में भी ये एल्टुरिज्म बिहेवियर एक्सप्रेस होता है और इसे हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इन 3 एग्जाम्पल्स से आपको इजीली एल्टुरिज्म बिहेवियर समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जो एल्टुरिज्म बिहेवियर है इसके बारे में एक महत्वपूर्ण डिस्कशन अभी हम और करेंगे। वो डिस्कशन डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन से संबंधित है। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की कंसेप्ट दी थी और अपने 5 पोस्टुलेट्स उसने दिए। क्या कहा डार्विन ने? डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये एक कंसेप्ट दी और बताया कि नेचर उन ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन करती हैं जो फिट होते हैं या बेटर होते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन के लिए जो फिटनेस है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर जब हम एल्टुरिज्म बिहेवियर को देखते हैं तो ये डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन को फॉलो नहीं करता, क्योंकि यहां पर ग्रुप का या जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक मेंबर इस प्रकार का बिहेवियर एक्सप्रेस करता है जिसके कारण उसके सर्वाइवल के चांसेस तो कम हो जाते हैं, जबकि अपने इस बिहेवियर से वो ग्रुप के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा देता है। तो खुद की फिटनेस तो ऑर्गेनिज्म ने कम कर दी, जबकि ग्रुप के दूसरे मेंबर्स को सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा अवेलेबल करवाए। तो जो एल्टुरिज्म बिहेवियर है ये बिहेवियर चार्ल्स डार्विन के जो नेचुरल सिलेक्शन की जो कंसेप्ट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो पोस्टुलेट है उसको ये फॉलो नहीं करता। W.D. हैमिल्टन ने सबसे पहले इस एल्टुरिज्म बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, इस बिहेवियर के बारे में स्टडी की, और हैमिल्टन ने पहली बार इनक्लूसिव फिटनेस किन सिलेक्शन करके एक कंसेप्ट दी। और क्या बताया हैमिल्टन ने
कि कोई भी एनिमल या ऑर्गेनिज्म अपनी जो फिटनेस है वो दो तरीके से इंक्रीज कर सकता है, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या करता है वो, डायरेक्ट फिटनेस में वो अपने नंबर ऑफ स्प्रिंग को इंक्रीज करता है, अपनी प्रोजेनी बढ़ाता है। जबकि जो इनडायरेक्ट फिटनेस है उसमें वो क्या करता है कि खुद के लाइफ को तो सेक्रीफाइस कर देता है और अपने ग्रुप के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनकी फिटनेस को बढ़ा देगा, उनके सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा देता है। तो कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, हैमिल्टन ने एक हैमिल्टन रूल दिया, वो रूल क्या है, किस प्रकार से उसे हम अप्लाई करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो आपको आई होप समझ में आया होगा। बहुत सरल टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमएससी के एग्जाम के साथ साथ जो स्टूडेंट सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।